अभी से स्टार्ट करते हैं। फेज क्या होता है? फेज इज ए यूनिट विथ केमिकल कंपोजिशन which is separated from other units of different chemical composition by a mechanical boundary. By a mechanical boundary. By a mechanical boundary. Definition पर लिख लियो सब. Phase is a unit with chemical composition which is separated from other units of different chemical composition by a mechanical boundary. अच्छा, तो उसको कैसे अभी डिस्क्राइब करें? उसको हम कैसे डिस्क्राइब करें? उसको डिस्क्राइब करने का तरीका देखो. सपोज एक बोल है, एक बोल, उसमें तुम पानी ऐड किए हो, उसमें तुम पानी ऐड कर दिया. अभी इसमें तुम क्या ऐड किए हो साथ? इसमें तुम साथ शुगर क्रिस्टल्स ऐड किए हो. इसमें साथ में पानी के साथ तुम शुगर क्रिस्टल्स ऐड किए हो. तो अभी ये जो पानी है और ये जो शुगर क्रिस्टल्स है वो दोनों को मैकेनिकली सेपरेटेड है. मतलब मैकेनिकल बाउंड्री से इन दोनों का डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है. C12H22O11 ऐसा कुछ था चीनी का कंपोजिशन, और वाटर है H2O. दोनों का डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है, दोनों का डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है और दोनों मैकेनिकली सेपरेबल है. मतलब तुम अगर पानी को ऊपर ऊपर से ढाल दियो, बाहर फेंक दियो, तो तुमको सिर्फ चीनी मिलेगा. और एक चीज भी है, तुम एक अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास लेते हो और देखते हो तो तुमको शुगर का क्रिस्टल्स अलग से और पानी अलग से दिखेगा. हाँ कि ना बोल दो यार, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो हम लोग डेफिनेशन में क्या बोले कि फेज इज ए यूनिट विथ केमिकल कंपोजिशन विच इज सेपरेटेड फ्रॉम अदर यूनिट. सो चीनी एक केमिकल कंपोजिशन वाला एक यूनिट है, एक केमिकल यूनिट विथ केमिकल कंपोजिशन. पानी एक यूनिट है विद अ केमिकल कंपोजिशन विच इज सेपरेटेड. बोथ आर सेपरेटेड बाय अ मैकेनिकल बाउंड्री. दिस बाउंड्री, मैकेनिकल बाउंड्री मींस वी कैन सी दैट पर्टिकुलर थिंग कि दोनों डिफरेंट थे. वो उस टाइप से भी एक मैकेनिकल बाउंड्री हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि दोनों अलग अलग है. ये चीनी अलग से दिख रहा है, पानी अलग से दिख रहा है. चीनी एकदम नीचे चला गया है, पानी ऊपर है, तो दे आर सेपरेटेड बाय अ मैकेनिकल बाउंड्री. तो यहां पे कितने फेजेस होंगे? यहां पे कितने फेजेस होंगे? यहां पे एक फेज होगा H2O का और एक फेज होगा चीनी का, शुगर का. मतलब दोनों फेज होंगे, एक होगा लिक्विड H2O और एक होगा सॉलिड शुगर. समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? बाकी सब बोलो यार, बाकी सब चुप क्यों हो यार? बात करो ना, सब लोग बात करो एक बार एटलीस्ट. अच्छा लगता है बात करो तो. रंजन, कुल्लू, मीनाती, रितु सब एटलीस्ट चैट में तो डाल दो, दिखे फिर एटलीस्ट समझ आ रहा है तुम लोगों को. अच्छा, तो अगर तुमको कोई बोले कि एक बोल है, सॉरी इससे पहले एक और चीज कि अभी क्या हुआ, इस चीनी को तुम मिला दिए, वाटर के साथ मिला दिए. इस चीनी जो था इसको तुम वाटर के साथ मिला दिए. तो अभी क्या हुआ, एक नया चीज बना, एक नया सॉल्यूशन बन गया जिसमें वाटर भी है तो अभी क्या हुआ, इस चीनी को तुम वाटर के साथ मिला दिए, चीनी को तुम वाटर के साथ मिला दिए, तो एक नया कॉम्पोजिशन बना, जहां पे चीनी और वाटर एक साथ है, एक केमिकल चीनी और वाटर एक साथ है.
तो उसमें तुम चीनी को और वाटर को डिफरेंशिएट कर सकते हो क्या? मैकेनिकल बाउंडेड, मैंने क्या बोला था, फेज इज ए यूनिट विद केमिकल कंपोजिशन which is separated from other unit of different chemical composition by a mechanical boundary. तो अभी जब तुम चीनी को मिला दिए, ये मैकेनिकल बाउंड्री जो था वो हट गया, अभी तुम अलग कर नहीं कर पाओगे चीनी को और वाटर को, तब इस जगह पे एक ही फेज होगा, एक लिक्विड फेज होगा, बस एक लिक्विड फेज होगा जिसमें वाटर और चीनी एक साथ रहेगा। सिमिलरली अगर तुम और एक बोल ले लिए, उस बोल पे तुमने वाटर ऐड कर दिए और ऑयल ऐड कर दिया। अभी ये वाटर और ऑयल जो है, ऑयल क्या करेगा? वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, हाँ कि ना, करेगा कि नहीं करेगा? ऑयल जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। तो ये ऑयल और वाटर को तुम मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हो, दोनों का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है और दोनों को तुम मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हो, हाँ कि ना, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ, दोनों नॉन पोलर है, एक पोलर है, तो हम कर सकते हैं। दोनों क्या है? सॉरी सर, वाटर पोलर तो हम सेपरेट कर सकते हैं। वाटर पोलर में भी नहीं जाते हम, नॉर्मली अगर ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है तो ऑयल को तुम अलग कर सकते हो क्या वाटर से? ऊपर वाला ऑयल बस बाहर डाल के तुम अलग कर सकते हो क्या? वही हुआ ना मैकेनिकल बाउंड्री और डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन। तो यहाँ पे कितना फेजेस होगा? यहाँ पर भी लिक्विड फेजेस होगा, एक लिक्विड फेज होगा ऑयल का, एक लिक्विड फेज होगा सॉलिड का। अभी तुम लोगों को ये केमिकल कंपोजिशन, आइदर केमिकल कंपोजिशन वाला फंडा फुलफिल होना चाहिए और फिर मैकेनिकल बाउंड्री वाला फुलफिल होना चाहिए। ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों ही हमेशा फुलफिल हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक लिक्विड है, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि एक फेज जो है वो डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन और डिफरेंट मैकेनिकल बाउंड्री से भी सेपरेट होने से भी चलेगा, एक फंडा फुलफिल होने से ही हम लोगों का चलेगा। कैसे चलेगा? सपोज एक लिक्विड है, लिक्विड किसका है? लिक्विड है एनोर्थाइड का, और एक सॉलिड क्रिस्टल्स है एनोर्थाइड का ही सॉलिड क्रिस्टल्स है। तो यहां पे कितना फेजेस होंगे? यहां पे कितना फेजेस होंगे? एक फेज होगा लिक्विड ऑफ एनोर्थाइड, एक फेज होगा सॉलिड ऑफ एनोर्थाइड। ये हमेशा याद रखना कि कोई भी एक फंडा अगर कंप्लीट हो रहा है, कि आइदर डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन और सेपरेटेड बाय ए मैकेनिकल बाउंड्री, हमेशा नहीं कि दोनों ही होगा, समझे? लिक्विड और वाटर वाला फिर से बोल दीजिए थोड़ा, उसमें कितने फेज होगा, 2 या 1? कौन सा वाला? ये इसमें लिक्विड ऑयल एंड वाटर में लिक्विड एंड वाटर, हाँ, लिक्विड और 2 फेज होगा, एक होगा लिक्विड ऑफ ऑयल, एक होगा लिक्विड ऑफ वाटर। समझे? हाँ, समझ गई। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का फेज। अभी किसमें आते हैं? अभी आते हैं कंपोनेंट्स में। बोलो यार, किसको फेज सबको समझ आया? पहले बात तो वो बताओ, पहले बात। हाँ भैया, समझ गया। बाकी लोग बोलो। समझ में आया? अच्छा, और बाकी सब बोलो ना यार, समझ आ रहा है तो सब बोलो, अगर नहीं आ रहा है तो हमको समझाना है ना फिर से। अच्छा चलो ठीक है, फिर आ गया हम लोग का कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है?
कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट का डेफिनेशन होता है मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज required to describe chemical variability of a system। गौर से देखना एक चीज, यहां पे बोला है मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज, मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज। अभी क्यों मिनिमम बोला है उसमें हम जाएंगे, पर एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो सिस्टम्स है वगैरह मेटामॉर्फिक में भी आएगा, इग्नियस में भी आएगा, ये सब चीज ना टोटली थर्मोडायनेमिकली ड्रिवन होता है। पूरा जो कंट्रोल होता है इसका वो कौन करता है, वो करता है थर्मोडायनामिक्स। अभी थर्मोडायनामिक्स को नहीं पता है कि कौन वाटर है, कौन ऑयल है, क्या शुगर क्या है, क्या सॉइल क्या है, ये सब उसको नहीं मालूम। उसको मालूम है नंबर्स। उसको क्या दिखता है, नंबर्स। जब तुम लिखोगे यहाँ पे 1 लिक्विड ऑफ वाटर एंड 1 लिक्विड ऑफ ऑयल, उसको ये नहीं दिखेगा, उसको दिखेगा कि 2 है यहाँ पे, 2 आर देयर। सिमिलरली यहां पर भी उसको 2 दिखेगा, ये 2 दिखेगा। उसको कौन सा वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, लिक्विड एनर्थाइट एंड सॉलिड एनर्थाइट में वो डिस्टिंग्विश करेगा, वो बस समझेगा नंबर। तो नंबर अंडरस्टैंड करना सबसे इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिकल चीज पढ़ने के लिए। एंड सिस्टम्स आर कंप्लीटली डिफाइंड बाय थर्मोडायनेमिक्स। तो कंपोनेंट्स का डेफिनेशन क्या होता है, कंपोनेंट्स का डेफिनेशन होता है मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब अ सिस्टम। तो सपोज एक रॉक मिला, रॉक में हम लोगों को Al2SiO5 मिला। Al2SiO5 किसका फॉर्मूला है, Al2SiO5 किसका फॉर्मूला है, प्रेरणा? कायनाइट सिलिमिनाइट एंडालूसाइड। तो हम लोगों को कायनाइट मिला सपोज पकड़ लो। अभी इसको डिस्क्राइब करने के लिए यहां पे तुम कंपोनेंट ऐसे करके भी लिख सकते हो कि हमारे पास 2 एल्यूमिनियम है प्लस 1 सिलिकॉन है प्लस 5 ऑक्सीजन। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, हम लोगों के पास 1 Al2O3 है और 1 SiO2 है। और उसके तुम ऐसे भी लिख सकते हो, हम लोगों के पास 1 Al2SiO5 है, क्योंकि ये नेचर में Al2SiO5 फॉर्म में ही मिल रहा है, Al2SiO5 फॉर्म हिसाब से ही मिल रहा है, ये एक प्योर मिनरल है। तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो अगर तुमको कोई Al2SiO5 मिल रहा है तो यहां पे कितना कंपोनेंट्स हो रहा है, कितना कंपोनेंट्स हो रहा है, 2 3 5 8 कंपोनेंट्स हो रहा है। यहां पे हो रहा है 2, यहां पे हो रहा है 1। तो अगर तुमको कोई पूछे जो यहां पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, या यहां पे केमिकल स्पीसीज हो रहा है 8, यहां पे हो रहा है केमिकल स्पीसीज 2, और यहां पे केमिकल स्पीसीज हो रहा है 1, यहां पे केमिकल स्पीसीज हो रहा है 1। तो अगर कोई तुमको पूछे कि कितना कंपोनेंट है इस सिस्टम पे, इस सिस्टम में कितना कंपोनेंट्स है, तुम क्या जवाब दोगे? इस सिस्टम में कितना कंपोनेंट्स है तो तुम क्या जवाब दोगे? बोलोगे 8 कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है, या 1 कंपोनेंट होगा, क्या बोलोगे? क्यों? सर क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज हमें डिस्क्राइब करना है सिस्टम में, इसलिए। एग्जैक्टली। तो बात वही पे आता है कि थर्मोडायनामिक्स नंबर समझता है, तो उसको चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज टू डिफाइन द सिस्टम, टू डिफाइन द केमिकल वेरिएबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो यहां पे हम लोगों का आ गया 1 से ही हम लोग डिनोट कर सकते हैं, एक मात्र से ही हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अगर बोल दिया कि
यहाँ पे इंप्यूरिटीज है, ये काइनाइट सिलिमेनाइट पे प्योर फेज में तो मिल रहा है नहीं, इंप्यूरिटीज है। तो इसमें आ गया सपोज हम सिलिकॉन ऐड कर दिए, सिलिकॉन नहीं टाइटेनियम ऐड कर दी, पकड़ के चलो AlTi होल टू SiO5। तो इसका कंपोनेंट क्या क्या होगा, कौन बताएगा मुझको? इसमें कितना कंपोनेंट होगा पहले वो बताओ। सर मैक्सिमम नंबर है मिनिमम? कंपोनेंट अगर बोल रहे हैं तो मिनिमम नंबर ही पकड़ के चलेंगे ना। हाँ सर। कितना होगा, कौन बताया, किसने लिखा चैट पे? 2। मिनोती क्या क्या होगा, मिनोती 2? एग्जैक्टली, एक होगा Al2SiO5 और एक होगा Ti2SiO5। सपोज ये मिलता नहीं है पर फिर भी, एक सेकेंड, हेलो, हाँ হ্যাঁ পাওয়া যায়, কিন্তু আমি পরে বলছি, আমি ক্লাস করছি, ক্লাস নিচ্ছি বাবা। अच्छा, तो यहाँ पे के सब लोग समझे, कौन नहीं समझा बोलो यार, कौन नहीं समझा? सब लोग समझ गए? नैतिक, प्रेरणा, अर्चना, हाँ कुल्लू बोलो, समझ गए? तो सिमिलरली अगर, तो हम लोग को ये टोटल केमिकल सिस्टम हम लोग एक पर्टिकुलर किसी मिनरल से हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लोग को मिनिमम 2 ही चाहिए इसको डिफाइन करने के लिए। तो इसका कंपोनेंट होगा 2, ना कि 1। इसका कंपोनेंट होगा 2, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला कोई भी नेचुरल कंडीशन, कोई भी मिनरल, कोई पर्टिकुलर मिनरल ये वाला फॉर्मूला लेके नहीं पैदा होता है, ये इंप्योरिटी है, ये इंप्योरिटी है। तो इसीलिए हम लोग को मिनिमम 2 नंबर ऑफ चाहिए केमिकल स्पीसीज जिससे हम सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? एकदम। अभी हम लोग जाएंगे लिवर रूल पे। अच्छा, लिवर रूल पे पहले जाते हैं या फिर डेल्टा जी मेल्टिंग। अच्छा, पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का और एक पार्ट पकड़ समझे, फिर हम लोगों का टाइम रहा तो हम लोग लिवर रूल पे जाएंगे। तो कोई भी मॉलिक्यूल्स जो होता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स या फिर मटेरियल्स जो भी होता है, उसमें 2 टाइप ऑफ एनर्जी होता है। टोटल एनर्जी होता है, जो टोटल एनर्जी जो होता है, एक होता है बाइंडिंग एनर्जी, टोटल एनर्जी जो होता है, वन इज बाइंडिंग एनर्जी, अनदर इज वाइब्रेशनल एनर्जी, अनदर इज वाइब्रेशनल एनर्जी। ठीक है, अभी वाइब्रेशनल एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? चलो, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, किसको मालूम है? बाइंडिंग एनर्जी, सपोज ए और बी दोनों एक बॉन्ड पे है, एक बॉन्ड कर रखा है, केमिकल बॉन्ड कर रखा है, उसको ब्रेक करने के लिए हम लोगों को जितना एनर्जी देना पड़ेगा, उस एनर्जी को हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर बॉन्ड इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होता है? एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स जो भी है, हमेशा कहीं भी फिक्स नहीं है, they are constantly moving, they are constantly vibrating, constantly vibrating। हर एक चीज, पेन को पकड़ लो, एक्चुअली द मॉलिक्यूल्स या फिर जो एटम्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, हमेशा दे आर इन ए कांस्टेंट वाइब्रेटिंग मोशन। और ये वाइब्रेशन एनर्जी जो है, ये वाइब्रेशन एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसको हम और एक टर्म से डिफाइन कर सकते हैं। ये जो वाइब्रेशन है,
उसको और एक टर्म से डिफाइन कर सकते हैं जिसको बोलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी, ये वाइब्रेशन एनर्जी को हम लोग वाइब्रेशन को हम लोग और एक टर्म से डिफाइन कर सकते हैं जो कि ना है एंट्रोपी। और ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हम लोगों का कोई कंट्रोल है रहता नहीं। अभी वाइब्रेशनल एनर्जी कब जीरो होगा? जब टेम्परेचर जीरो हो जाएगा, 0 केल्विन हो जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा तो वाइब्रेशनल एनर्जी हम लोगों का क्या होगा? टोटली जीरो हो जाएगा, कोई वाइब्रेशनल एनर्जी बचेगा ही नहीं। तो जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर में हम किसी भी सिस्टम को लेके जाए तब बस कौन सा एनर्जी पड़ा रहेगा? बाइंडिंग एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जितना होगा वो उतना बाइंडिंग एनर्जी होगा। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में टोटल एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी, इसको हम H से डिनोट करते हैं और इसको हम S से डिनोट करते हैं। इसको हम H से डिनोट करते हैं और इसको हम S से डिनोट करते हैं। अभी एक चीज समझो, बहुत अच्छे से समझना है कि ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, इसमें हम लोगों को कोई कंट्रोल नहीं है। ये कंप्लीटली एंड कंप्लीटली जो क्या है कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कोई भी रिएक्शन अगर हम करना चाहे, कोई भी रिएक्शन के ऊपर अगर हम करना चाहे तो हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं? हम एंथैल्पी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाइब्रेशन एनर्जी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, या फिर वाइब्रेशन को एस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कोई भी रिएक्शन होने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो होगा H माइनस TS, क्योंकि ये हमारे हाथ पे नहीं है इसीलिए इसको हम माइनस कर रहे हैं। ये हमारे हाथ पे नहीं है इसीलिए हमको माइनस। टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, टेम्परेचर एंट्रोपी के ऊपर डिपेंड करता है, एंट्रोपी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड, सॉरी एंट्रोपी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए T मल्टीप्लाइड बाय S। तो ये वाइब्रेशन एनर्जी है उसको हम कंट्रोल नहीं, इसीलिए इसको हम माइनस कर रहे हैं। किसको कंट्रोल कर सकते हैं? ये एंथैल्पी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम हीट इंक्रीज कर दिया तो ये एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो एनर्जी है, कोई भी रिएक्शन के लिए, कोई एक रिएक्शन करने के लिए हमको ये अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। दिस इज कॉल्ड फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी। दिस इज कॉल्ड फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी। अभी सपोज कोई एक रिएक्शन हो रहा है तो A से B में कन्वर्ट हो रहा है, A से B में कन्वर्ट हो रहा है। तो सपोज A में एनर्जी था, एंथैल्पी था कितना? H1, B में एंथैल्पी था H2, इसका एंट्रोपी था S1, इसका एंट्रोपी था S2। ठीक है, तो तब जब हम लिखेंगे इस रिएक्शन को तो कैसे लिखते हैं? डेल्टा G इज इक्वल टू H2 माइनस H1 माइनस T इंटू S2 माइनस S1 इज इक्वल टू डेल H माइनस T डेल S। डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल S। अभी ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी, इसको हमेशा एक चीज याद रखना, इसको हम फ्री एनर्जी बोल रहे हैं, फ्री एनर्जी बोल रहे हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी बेसिकली एनर्जी which is free or available for a chemical reaction. Energy which is free or available for a chemical reaction, उसको ही हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। किसको समझा और किसको नहीं समझा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। किसको नहीं समझा बोलो? किसको नहीं समझा?
सबको समझ आ गया? उल्लू सर नहीं भैया, समझा? ठीक है सर। हाँ। अर्चना, नैतिक, प्रेरणा, मिनोती, प्रकाश, हाँ भैया समझ रंजन, गई। ऋतु। अर्चना समझा? हाँ भैया समझ गई। अच्छा, बाकी सब लोग एक बार एटलीस्ट चैट में तो लिख दो यार, समझा कि नहीं समझा। मैं थोड़ा प्रकाश साहू लिखा है आयोनाइजेशन एनर्जी, नॉट। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ा अलग होता है। आ, वो इसमें नहीं आता है, वो हम बोलेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब जो एनर्जी, एक एनर्जी होता है। प्रकाश साहू, आयोनाइजेशन एनर्जी तुम इसको क्यों बोले? आयोनाइजेशन, हाँ बाइंडिंग एनर्जी, एग्जैक्टली। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब आयन फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी होता है, एक इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से निकालने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, चलो अभी हम लोग और थोड़ा एक और चीज देख के फिर हम लोग लिवर रूल पे जाए। अभी हमेशा क्या होता है केमिस्ट्री में, तो हम लोग केमिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं, अगर डेल्टा जी इज इक्वल टू पॉजिटिव होता है तो वो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड होगा, मतलब रिएक्शन स्टेबल नहीं होगा, पाती हिसाब से बैकवर्ड होगा। अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो रहा है तो वो है स्टेबल, और अगर डेल्टा जी जीरो हो रहा है, मीनिंग दैट द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, तो इसको हम समझते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से, क्योंकि वही हम लोगों का सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोज एक सिस्टम है, चलो वाटर का सिस्टम पकड़ के चलते हैं, H2O। क्या हो गया? तो ये सपोज वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, कितना है वाटर का मेल्टिंग पॉइंट? आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। अभी मेल्टिंग पॉइंट के नीचे जब हम जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट के नीचे जब हम जाएंगे, तब क्या स्टेबल होगा? आइस स्टेबल होगा या वाटर स्टेबल होगा? जब टेम्परेचर हम 0 डिग्री, आइस स्टेबल होगा। वाटर स्टेबल होगा। वाटर मेल्टिंग पॉइंट के अगर नीचे लेके जा रहा है, मतलब टेम्परेचर 0 से -1 डिग्री सेल्सियस कर रहा है, -3 डिग्री सेल्सियस कर हाँ रहा है, हाँ आइस होगा। आइस स्टेबल होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या कि डेल्टा जी ऑफ आइस इज लेस देन डेल्टा जी ऑफ वाटर, क्योंकि डेल्टा जी जितना नेगेटिव होगा उतना हम लोगों का स्टेबल बनेगा। अभी मेल्टिंग पॉइंट के नीचे जब हम जा रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट के नीचे जब हम जा रहे हैं, तब आइस स्टेबल हो रहा है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि डेल्टा जी ऑफ आइस इज लेस देन डेल्टा जी ऑफ वाटर। हाँ कि ना बोल दो यार, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? एग्जैक्टली लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं, तब वाटर ज्यादा स्टेबल हो रहा है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस में वाटर स्टेबल हो रहा है। हाँ कि ना? हाँ तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि डेल्टा जी ऑफ वाटर इज लेस देन जी ऑफ आइस। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ हाँ लिख सकते। अभी बात आता है मेल्टिंग पॉइंट पे, वही साला सबसे गड़बड़ करता है। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट पे? मेल्टिंग पॉइंट पे वाटर और आइस एक साथ कोएग्जिस्ट करेगा। हाँ कि ना? सब बोलो यार। हाँ मेल्टिंग पॉइंट पे
वाटर और आइस एक साथ कोएग्जिस्ट करेगा। उसका मतलब ये है कि यहां पे एक इक्विलिब्रियम चल रहा है, मतलब आइस से वाटर कन्वर्ट हो रहा है, वाटर से आइस कन्वर्ट हो रहा है, एक फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन दोनों हो रहा है। आइस से कभी वाटर में कन्वर्ट हो रहा है और वाटर से वापस आइस में आ रहा है। कौन आया? इक्विलिब्रियम में तब। हाँ अभी सर मतलब तब वो इक्विलिब्रियम में होगा। तब इक्विलिब्रियम में होगा। मेल्टिंग पॉइंट पे वाटर एंड आइस इज इन इक्विलिब्रियम, मीनिंग दैट आइस से वाटर कन्वर्ट हो वाटर, तब यहां पे क्या होगा? यहां पे डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 होगा। डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 होगा। इक्विलिब्रियम मैंने बोला ना कि इक्विलिब्रियम जब होता है तब डेल्टा जी इक्वल टू 0। तो डेल्टा जी इक्वल टू 0 मतलब क्या है? जी फॉर आइस इज इक्वल टू जी ऑफ वाटर, कि तभी तुम इसको माइनस करोगे तो 0 आएगा ना। जी ऑफ आइस से तुम जी ऑफ वाटर को माइनस करोगे तो अगर 0 आ रहा है, डेल्टा जी मतलब वही है ना, जी ऑफ आइस माइनस जी ऑफ वाटर, तो 0 आ रहा है मतलब क्या है कि जी ऑफ आइस इज इक्वल टू जी ऑफ वाटर। हाँ कि ना? सब लोग बोलो। प्रेरणा नोइतिक चुप क्यों हो यार तुम लोग? बाकी लोग बोलो, समझे कि नहीं समझे? हाँ कि ना? कि जब टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के नीचे जा रहा है, टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट के नीचे जा रहा है, तब हम लोगों का आइस स्टेबल हो रहा है। उसके मतलब डेल्टा जी, जी ऑफ आइस इज लेस देन जी ऑफ वाटर, क्योंकि जितना जी कम होगा उतना हम लोगों का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, और जितना मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जा रहा है तो वाटर का जी कम हो रहा है। पर मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा है कि वाटर एंड आइस जो है वो दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करता है, एक साथ कोएग्जिस्ट करता है, मतलब दोनों का ही स्टेबिलिटी सेम है। अभी उससे हम टेम्परेचर घटाएंगे या बढ़ाएंगे, उसके हिसाब से हम लोगों का ये चीज मिलेगा कि कौन सा स्टेबल है या फिर कौन सा अनस्टेबल है। अभी बोलो सब समझे कि नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझे कि नहीं समझे? हाँ भैया समझ गई। अच्छा हाँ भैया समझ गई एकदम। अभी लिवर रूल पढ़ के हम लोग वो स्टार्ट करेंगे, सिस्टम स्टार्ट करेंगे। सिस्टम पूरा कंप्लीट आज नहीं होगा, एक सिस्टम कंप्लीट करने के लिए मिनिमम मेरे को 2 दिन चाहिए, तो टाइम लगेगा मुझको, क्योंकि ये बहुत थर्मोडायनामिक्स का थर्मोडायनामिकल जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। लिवर रूल क्या बोलता है? लिवर रूल, लिवर रूल एक स्ट्रेट लाइन से हम लोग डिनोट करते हैं। तो सपोज ए है लिक्विड, बी है सॉलिड। अभी ये है तुम्हारा बल्क कंपोजिशन, जिसको हम नाम दे रहे हैं सी, जिसको हम नाम दे रहे हैं सी है बल्क कंपोजिशन। तो ये बल्क कंपोजिशन से ही लिक्विड भी क्रिस्टलाइज करेगा, बल्क कंपोजिशन से सॉलिड भी होगा। सी से ए भी सी से ही फॉर्म कर रहा है, बी भी सी से ही फॉर्म कर रहा है। तो अगर तुमको कोई बोला है कि ए कितना अमाउंट में है, ए कितने अमाउंट में है, मतलब लिक्विड कितना अमाउंट है, तो ए का अमाउंट अगर हम तुमको कोई जानना चाहे तो ए सी के ऑपोजिट साइड, मतलब ए के ऑपोजिट साइड जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ, जो बी सी बी लेंथ है, वो ए के कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करता है। और बी के ऑपोजिट वाला जो है, सी के उस पार, बी एंड सी के बाजू नेक्स्ट वाला जो ये वाला पार्ट है, ये एसी वाला जो पार्ट है, वो बी के कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करता है। तो अगर तुमको बोले कि कितने परसेंटेज ऑफ ए, तो तुम क्या बोलोगे? सी बी बाई टोटल ए सी ए बी इंटू 100। और बी का परसेंटेज कितना होगा? ए सी बाई ए बी इंटू 100। ये बहुत प्रॉब्लम होता है समझ में, क्योंकि हमेशा ऑपोजिट पार्ट वाला को हम लेते हैं, हमेशा ऑपोजिट पार्ट वाले को हम लेते हैं, सेम पार्ट को नहीं लेते, ऑपोजिट पार्ट वाले को हम लेते हैं।
क्यों लेते हैं वो हम सिस्टम के अंदर जब जाएंगे तब जाके हम लोगों का समझ आएगा। तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है ये समझने में, मतलब बहुत बंगाली में बोले तो गुलिए जाए, मतलब मिक्स हो जाता है, प्रॉब्लम होता है करने में। अभी बोलो किसको प्रॉब्लम है इसमें समझने में, किसको समझने में प्रॉब्लम है? ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। सर और एक बार, ओके नो प्रॉब्लम, एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन नॉट सर भैया, आई एम नॉट, आई एम जस्ट पास्ट माई एमएससी यार। अच्छा देखो, जब हम कोई भी लीवर रूल में जब हम बी, सपोज इस पॉइंट पे ए बाल कंपोजिशन है सी, बाल कंपोजिशन में ही लिक्विड भी जो है और सॉलिड भी है, बाल कंपोजिशन से ही लिक्विड जनरेट कर रहे हैं और सॉलिड भी जनरेट कर रहे हैं। तो बाल कंपोजिशन हमेशा बीच में आएगा, लिक्विड और सॉलिड के बीच में बाल कंपोजिशन आएगा हमेशा। अभी सपोज तुमको किसी ने पूछा है कि बी का परसेंटेज कितना है, बी का परसेंटेज कितना है, तो तुम क्या करोगे, बी के ऑपोजिट मतलब बाल कंपोजिशन के नेक्स्ट वाला, बी के बाल कंपोजिशन के बाजू में जो लाइन है मतलब एसी लाइन है, वो तुम्हारा बी का कंसेंट्रेशन रिप्रेजेंट करेगा, वो तुम्हारा बी का कंसेंट्रेशन रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अगर परसेंटेज ऑफ बी तुम बोलना चाहो तो तुमको वो रिप्रेजेंट करेगा एसी, या फिर कंसेंट्रेशन ऑफ बी तुम बोलना चाहो वो रिप्रेजेंट करेगा एसी, और ए का कंपोजिशन रिप्रेजेंट करेगा सिमिलरली ए के ऑपोजिट में, बाल कंपोजिशन के ऑपोजिट में जो लाइन है वो ए का कंपोजिशन रिप्रेजेंट करेगा, मतलब सीबी। तो अगर तुमको कोई परसेंटेज बोले, परसेंटेज ऑफ बी वो होगा एसी बाई टोटल, मतलब ए बी इंटू 100, और ए का कंपोजिशन कितना होगा सीबी बाई टोटल, परसेंटेज कितना होगा सीबी बाई टोटल, मतलब ए बी इंटू 100। अभी बोलो समझे कि नहीं समझे? मिनोती, हाँ मिनोती लिख दिया इस भाई, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? नैतिक, प्रेरणा, रितु, प्रकाश, मिनोती, कुल्लू, रंजन, एक बार चैट कर दो एटलीस्ट यार। नैतिक समझे, परफेक्ट। अभी हम जाएंगे सिस्टम पे। कैसे जाएंगे? जैसे जाना होता है वैसे ही जाएंगे, और कैसे जाएंगे? तो सिस्टम समझने में हम लोग बस सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, मैं एक स्पेशल चीज पढ़ाऊंगा तुमको, मैं लिख के देता हूं, वो किसी जगह पे नहीं पढ़ा जाएगा, देखते चलो। इतना तो भाई तुम लोग सारे लोग ही सिस्टम पढ़े हो, पर मैं इतना श्योर हूं ये किसी जगह पे नहीं पढ़ा है, मैं गारंटी मतलब लिख के दे सकता हूं। अच्छा लीवर रूल हो गया, ये वाला तुम लोग समझ लिए, हाँ, ठीक है चलो। तो पहले हम जाएंगे यूटेक्टिक सिस्टम। उसमें क्या होगा, डाइऑक्साइड एनॉक्साइड सिस्टम, डाइऑक्साइड एनॉक्साइड सिस्टम सबने पढ़े हो ना एक बार एटलीस्ट, डाइऑक्साइड एनॉक्साइड सिस्टम पढ़ा तो हो गया। अभी देखो क्या होता है, ये जो सिस्टम है इस साइड पे आता है हम लोगों का डाइऑक्साइड, इस साइड पे आता है एनॉक्साइड, ये लाइन को हम बोलते हैं सॉलिडस। ये हो गया तुम्हारा यूटेक्टिक पॉइंट, क्या है सब बोल रहा हूं। ये हो गया हम लोगों का, सॉरी स्ट्रेट लाइन, ये हो गया हम लोगों का
लिक्विडस ऑफ डाइऑक्साइड, ये हो गया हम लोगों का लिक्विडस ऑफ एनॉक्साइड। नैतिक चाप निश्ना एकदम परपर बोलছি কোনটা কি হবে। ये हो गया 1391, ये हो गया तुम्हारा 1553। यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन है कितना था डाइऑक्साइड 58 ना, मैं भूल गया। डाइऑक्साइड 58 एनॉक्साइड 32 या फिर डाइऑक्साइड 57 एनॉक्साइड 32 कुछ होगा, भूल गया यार यूटेक्टिक कॉम्पोजिशन कितना था। चलो डाइऑक्साइड ये पकड़ के चलते हैं। डाइऑक्साइड 58 एनॉक्साइड 42। प्रणय ठीक बोलছি रे। अभी ये सब चीज हम लोगों को चलो समझ लिया। अभी हम इस पे आते हैं, चलो इस पे आते हैं। इसमें वाटर की जगह हम लोग चलो प्योर डाइऑक्साइड ले लेते हैं। वाटर की जगह हम लोग क्या लेंगे, प्योर डाइऑक्साइड। प्योर इम्प्योर मतलब समझते हो, हाँ की ना बोल दो यार। प्योर डाइऑक्साइड लेते हैं। प्योर डाइऑक्साइड मतलब क्या है कि डाइऑक्साइड के साथ और कुछ नहीं मिला हुआ है, बस डाइऑक्साइड है, 100% डाइऑक्साइड है। एग्जैक्टली मिनती 100% डाइऑक्साइड है। तर 100% डाइऑक्साइड 100%, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर हमने देखा है 1391। अभी क्या होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर कौन स्टेबल रहेगा, मतलब सपोज 1400 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर कौन स्टेबल रहेगा, डाइऑक्साइड सॉलिड या लिक्विड। डाइऑक्साइड लिक्विड, मतलब G of dioxide liquid above the melting temperature is less than G of dioxide solid। हाँ कि ना, रहेगा कि नहीं रहेगा, हाँ कि ना बोल दो यार। अच्छा, जब भी हम मेल्टिंग टेम्परेचर के नीचे आ जा रहे हैं, तब कौन सा स्टेबल होगा, लिक्विड या सॉलिड। सॉलिड स्टेबल होगा, तो डाइऑक्साइड सॉलिड G of dioxide solid is less than G of dioxide liquid। पर ये मेल्टिंग टेम्परेचर में क्या होगा, कौन बताएगा। मेल्टिंग टेम्परेचर जस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब 1391 डिग्री सेल्सियस, इसमें क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लिक्विड और मेल्ट बोथ, मार खाबी, लिक्विड और सॉलिड बोथ बोल। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में लिक्विड और सॉलिड दोनों ही एक साथ कोएग्जिस्ट करेगा, हाँ कि ना बोल दो यार, क्योंकि डेल्टा G ऑफ लिक्विड डाइऑक्साइड इज इक्वल टू डेल्टा G ऑफ सॉलिड डाइऑक्साइड। हाँ कि ना बोल दो यार, कौन बताएगा मुझको, हाँ कि ना। एकदम श्योर, चैट बॉक्स में लिखो हाँ, HAAA, हाँ लिखो, सब लिखो, जो बात नहीं कर रहे लिखो, नहीं करोगे तब तक नहीं लिखोगे यार। ढीठ हो एकदम, बोलेगा तो नहीं लिखेगा, नहीं बोलेगा तो फिर लिखेगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, थैंक यू प्रकाश ने लिखा है, प्रकाश से कोई बात। अच्छा, तो मेल्टिंग टेम्परेचर में लिक्विड एंड सॉलिड बोथ एग्जिस्ट करें। तो अगर हम लोग एक ग्राफ बनाए, ये हम लोगों का एक ग्राफ बनाते हैं। चलो, ये चीज तुम लोगों को कोई भी नहीं सिखाएगा, मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं। एक ग्राफ बनाते हैं, चलो ग्राफ में वाई एक्सिस में रखते हैं डेल्टा जी को, सॉरी जी को रखते हैं, चलो नॉट डेल्टा जी को रखते हैं, और एक्स एक्सिस में रखते हैं टेम्परेचर, रख लिए।
अभी दोनों प्लॉट बनाते हैं। चलो, एक प्लॉट क्या है, ये एक प्लॉट है और ये एक प्लॉट। ये एक प्लॉट है, ये एक प्लॉट। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा हो गया सॉरी। इसमें टेम्परेचर डालते हैं, इसमें टेम्परेचर डालते हैं, इसमें जी डालते हैं। चलो, अभी ये हो गया तुम्हारा डाइऑक्साइड लिक्विड का कर्व, ये हो गया तुम्हारा डाइऑक्साइड सॉलिड का कर्व। अभी जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है डाइऑक्साइड लिक्विड का और डाइऑक्साइड सॉलिड का, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कौन सा टेम्परेचर डिनोट करेगा बेटा? जो डाइऑक्साइड सॉलिड और डाइऑक्साइड लिक्विड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक टेम्परेचर डिनोट कर रहा है। क्या? वो एक्चुअली क्या है? एग्जैक्टली, वेरी गुड। वो एक्चुअली है मेल्टिंग पॉइंट, वो एक्चुअली है मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये इस पॉइंट पे आके डाइऑक्साइड लिक्विड एंड सॉलिड दोनों ही कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट? अभी एक चीज देखो, इस कर्व से हम लोगों को पता चल रहा है कि अगर इस पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर हम लोग कोई भी एक पॉइंट ले तो वहां से अगर हम जी का वैल्यू देखें, वहां से हम लोग अगर जी का वैल्यू देखें और सिमिलर पॉइंट से अगर हम जी का वैल्यू देखें, जी का वैल्यू देखें तो देखो सॉलिड के लिए जी का वैल्यू कम है मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, पर लिक्विड के लिए मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जी का वैल्यू ज्यादा है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर सॉलिड से मेल कर रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। जी का वैल्यू, एक सेकेंड, ये किस मोड़ पे चला गया, मैं रुक जाओ। जी का वैल्यू सॉलिड के लिए ज्यादा है मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, सॉरी 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 सॉरी, ये फिर से मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। ये एक्चुअली उल्टा ही होगा, ये यहाँ पे जी ही आएगा। सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, ये जी आएगा यहाँ पे टेम्परेचर आएगा। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चलो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, हाँ एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ, तो अभी देखो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए हम लोगों का क्या है कि ये हम लोगों का मेल्टिंग टेम्परेचर, हाँ की ना बोल दो यार, ये हम लोगों का मेल्टिंग टेम्परेचर है, हाँ की ना? मेल्टिंग टेम्परेचर है कि नहीं? सिमिलरली जब हम इसको मेल्टिंग पॉइंट के नीचे जा रहा है, तो देखो ये ग्राफ जो है जी के करीब आ रहा है, मतलब इस पॉइंट जगह अगर जी वैल्यू लेंगे और सिमिलर पॉइंट पे अगर जी वैल्यू लेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट के नीचे लिक्विड का जी वैल्यू क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट के नीचे लिक्विड का जी वैल्यू क्या होगा? हाई होगा या लो होगा? मेल्टिंग पॉइंट के नीचे जी वैल्यू क्या होगा लिक्विड के लिए? हाई होगा या लो होगा? हाई होगा ना? मेल्टिंग पॉइंट के नीचे जी वैल्यू लिक्विड के लिए हाई होगा। चलो उतना डिटेल्स में भी हम नहीं जाते। जी वैल्यू मेल्टिंग पॉइंट के लिए ये हम लोगों का प्री एस्टेब्लिश्ड है। अभी क्या होता है, जब भी तुम इस सिस्टम, अभी देखो ये जो हम लोगों ने ड्रॉ किया है ये एक प्योर डाइऑक्साइड सिस्टम के लिए ड्रॉ किया है। प्योर डाइऑक्साइड सिस्टम के लिए हम लोगों ने ये ड्रॉ किया है। प्योर डाइऑक्साइड सिस्टम के लिए हम लोगों ने ये ड्रॉ किया है। फिर से ड्रॉ करूंगा मैं, ये प्रॉब्लम हो गया था। प्योर डाइऑक्साइड सिस्टम के लिए हम लोगों ने ये ड्रॉ किया है। तो यहां पे आ रहा है हम लोगों का मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है 1391 डिग्री सेल्सियस। अभी जब भी इसमें इंप्योरिटीज हम मिलाएंगे,
जब भी इसमें इंप्योरिटीज हम मिलाएंगे तब मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, मेल्टिंग पॉइंट ड्रॉप कर जाएगा। मतलब सपोज एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर है, 11 प्लेयर ही विराट कोहली है। और एक क्रिकेट टीम है जिसमें 10 प्लेयर विराट कोहली है और एक प्लेयर सपोज केएल राहुल है। तो ये 11 वाला जो विराट कोहली वाला जो टीम होगा वो उस पर अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रहेगा, उस पर एक को और एक बंदा बहुत अच्छे से समझेगा तो खेलेगा भी बहुत अच्छे से। जब भी केएल राहुल एक घुसा दिए तो उसका मोरल थोड़ा तुम लोग ड्रॉप कर दिया, उसका बॉन्डिंग जो है उसको तुम लोग थोड़ा ड्रॉप कर दिया। ये एक्चुअली ऐसे डिस्क्राइब नहीं होता, ये केमिकल पोटेंशियल से डिस्क्राइब होता है, तो उस पर हम नहीं चाहते। तो जैसे ही इसमें इंप्योरिटीज मिला दिया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, ड्रॉप कर दिया। उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, ड्रॉप कर दिया। तो अभी क्या ऐसे हो, अभी कैसे ग्राफ होगा, पहले मेल्टिंग पॉइंट था इस पोजीशन पे, अभी मेल्टिंग पॉइंट जनरेट किधर कर रहा है, इंप्योरिटीज मिलाने के बाद इस पॉइंट पे, और इंप्योरिटीज मिलाया और ड्रॉप किया, और इंप्योरिटीज मिलाया और ड्रॉप किया। तो अगर इसको हम ऐसे करके ज्वाइन कर दे, इसको हम अगर ऐसे करके ज्वाइन कर दे, एक लाइन हम लोगों को मिल रहा है, एक लाइन हमको मिल रहा है, हाँ कि ना, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट के लाइन है, ये मेल्टिंग पॉइंट के कनेक्टेड लाइन है। अभी मेल्टिंग पॉइंट से अगर हम इस डायरेक्शन में जाए, ये लाइन से अगर हम इस डायरेक्शन में जाए, मतलब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, हाँ कि ना, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, हाँ कि ना। बाकी सब लोग बोलो यार, किसने नहीं समझा, किसको समझाना है फिर से। अर्चना, अच्छा बाकी सब बोलो, मैं वो कर देता हूं, बाकी सब बोलो। रंजन, कुल्लू, विनोती, रितु, प्रकाश, नोइती, समझना है फिर से या फिर कंटिन्यू करना है? यस सर, समझ में आया। और एक बार समझना है? यस सर। अच्छा ठीक है, चलो देखो अर्चना, देख इस बार मेरा ही थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है ग्राफ का, पहले ही थोड़ा मैं ही थोड़ा झिझक गया, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। ये है हम लोगों का एक सॉलिड का कर्व, ये है हम लोगों का लिक्विड का कर्व। ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हम लोगों का है मेल्टिंग पॉइंट, हाकी ना, प्योर डाइऑक्साइड के लिए, प्योर डाइऑक्साइड के नहीं, जो जिस पॉइंट पे एक सॉलिड और लिक्विड इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट है, मतलब सॉलिड एंड लिक्विड एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, हाकी ना, सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब इसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। सिमिलरली अगर हम इंप्योरिटीज ऐड कर दे तो मैंने क्या बोला, ये मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे ड्रॉप करता है, ये मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे ड्रॉप करता है। तो अभी ग्राफ कैसा होगा, ऐसे ग्राफ होगा, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसे करके जितना हम इंप्योरिटीज मिलाते जाएंगे उतना मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे ड्रॉप करता जाएगा, करते करते सपोज इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। अभी क्या होगा, इस पॉइंट पे जाने के बाद, इस पॉइंट पे जाने के बाद, छोड़ो वो सब छोड़ो, तो इस मेल्टिंग पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट कर दे, इस मेल्टिंग पॉइंट को अगर हम कनेक्ट कर दे तो हम लोगों को एक लाइन मिल रहा है, एक कर्व लाइन मिल रहा है। ये कर्व लाइन क्या है, छोटा 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 मेल्टिंग पॉइंट ही तो है। कॉम्पोजिशनल वेरिएशन के लिए थोड़ा थोड़ा इंप्योरिटीज ऐड कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट गिरता जा रहा है, मेल्टिंग पॉइंट गिरता जा रहा है। तो ऐसे करके छोटा छोटा बहुत सारा मेल्टिंग पॉइंट से ये तो लाइन बना है, हाँ कि ना बोल दो यार, बनाए कि नहीं बनाए, समझाने कि नहीं समझे? बना है। अब इस मेल्टिंग पॉइंट से तो इस लाइन पे क्या होगा, पहले तो बताओ इस लाइन पे क्या होगा। इस लाइन पे लिक्विड एंड सॉलिड दोनों कोएग्जिस्ट करेगा, हाँ कि ना, क्योंकि ये लाइन तो छोटा छोटा मेल्टिंग पॉइंट से ही बना है, हाँ कि ना बोल दो यार। अभी इस लाइन से जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तब क्या जनरेट करेगा,
तब क्या जनरेट करेगा? तो ये मेल्टिंग पॉइंट था, मेल्टिंग पॉइंट से भी हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तब क्या जनरेट करेगा? लिक्विड जनरेट करेगा या सॉलिड जनरेट करेगा? लिक्विड। गुड, बाकी सब बोलो, समझे कि नहीं समझे? हाँ, लिक्विड जनरेट होगा। एकदम। अच्छा, तो और इस टेम्परेचर से नीचे जब हम जाएंगे तब सॉलिड क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट होगा, हाँ कि ना? तब सॉलिड क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट होगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, अभी सिस्टम पे आते हैं। तो ये जिस लाइन के ऊपर मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जिस लाइन, सॉरी अभी देखो आते, चलो वो सब छोड़ो। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया वो बेसिकली ये लाइन और वो लाइन सेम है, इसको बोलते हैं लिक्विडस। इसको क्या बोलते हैं? लिक्विडस। लिक्विडस के ऊपर हम लोगों का हमेशा क्या रहेगा? लिक्विड। और लिक्विडस के नीचे आके हम लोगों को सॉलिड क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट करेगा। सॉलिड क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट करेगा। इस लाइन को बोलते हैं हम सॉलिडस। इस लाइन के नीचे आके जितना भी मेल्ट था वो पूरा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना भी मेल्ट था वो पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो पूरा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो इतना तक तो हम लोग समझ गए। बाकी सब लोग बोलो, एक बार चैट में बोल दो समझे कि नहीं समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोइती, रितु, मिनोती, प्रकाश, रंजन, एक बार बोल दो। बाकी यस भैया, थैंक यू मिनती यार भैया बुलाने के लिए। अच्छा, तो अभी देखो क्या हुआ, सिस्टम क्या है। अभी देखो सपोज एक बाल्क कॉम्पोजिशन ले रहे हैं, सॉरी यार, नहीं यार ऐसे नहीं होना चाहिए था। एक बाल्क कॉम्पोजिशन ले रहे हैं, तो बाल्क कॉम्पोजिशन सपोज ये वाला है, अभी ये वाला तो सबको पता है ना, डाइऑक्साइड यहाँ पे होता है 100, यहाँ पे एनॉक्साइड होता है 100। जितना डाइऑक्साइड से एनॉक्साइड से जाएंगे, डाइऑक्साइड से इस ओर जाएंगे, इतना डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे गिरता जाएगा, हाँ कि ना? ये सबको मालूम है। तो यहाँ पे सपोज डाइऑक्साइड 90, यहाँ पे डाइऑक्साइड 80, यहाँ पे डाइऑक्साइड 70, यहाँ पे डाइऑक्साइड 60, यहाँ पे 50, ऐसा कुछ होगा। इस पॉइंट पे आके 58, 42। तो सपोज एक बाल्क कंपोजिशन ले रहे हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन है डाइऑक्साइड 80, एनॉक्साइड 20, डाइऑक्साइड 80, एनॉक्साइड 20। तो उसको अगर हम कूल करेंगे, पहले तो है अगर एक कॉम्पोजिशन ले रहे हैं डाइऑक्साइड 100 जिसमें वो पूरा लिक्विड ही 1399 डिग्री सेल्सियस में आके कूल कर जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि प्योर डाइऑक्साइड है, आकी ना बोल दो यार। अभी यहाँ पे इंप्योरिटी मिला हुआ है तो एनॉक्साइड भी प्रेजेंट है। तो जब भी ये लिक्विडस को टच कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? टेम्परेचर ड्रॉप किया मैंने, पहले टेम्परेचर को ड्रॉप किया, जाके लिक्विडस को टच कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, लिक्विडस को टच कर रहा है। अभी जब भी लिक्विडस को टच कर रहे हैं, लिक्विडस किससे बना है? छोटे छोटे मेल्टिंग पॉइंट से बना है, हाँ कि ना? हाँ। तो तब भी जाके यहाँ पे सॉलिड क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट कर दिया। किसका सॉलिड होगा? डाइऑक्साइड का सॉलिड होगा, क्योंकि डाइऑक्साइड ज्यादा है
अभी ज्यादा कम पे भी नहीं जाते हैं, अब किस लॉजिक पे जाते हैं वो बात बताएंगे। अभी तक पकड़ लो कि डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो जब भी वो लिक्विडस में जाके टच करेगा डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट होगा। काफी होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ होगा। अभी जैसे ही थोड़ा सा डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज कर गया, सपोज डाइऑक्साइड 1% क्रिस्टलाइज कर गया, 1% डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज कर गया, इसका बल्क कंपोजिशन डाइऑक्साइड 79 और एनोथाइड 21 में आ गया, काफी ना? हाँ। तो ये क्या होगा, ये ऐसे करके शिफ्ट कर जाएगा थोड़ा सा, करना भी नहीं है, ये वाला कंपोजिशन डाइऑक्साइड 79 है, एनोथाइड 21 की नोट कर रहा है, काफी ना? सबको समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको समझ में नहीं? कौन लिफ्ट कर गया? रंजन लिफ्ट कर गया क्यों भाई? ठीक है, सबको समझ में आएगा? मिनती? हाँ भैया समझ में आया। समझ में आया? प्रकाश, मिनती एक बार बोल दो यार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। तो जैसे ही इस पॉइंट पे मूव कर गया, जैसे इस पॉइंट पे मूव कर गया, फिर यहां पे आके डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट होगा, प्योर डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज करना स्टार्ट होगा, और जैसे ही थोड़ा डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज करेगा फिर बल्क कंपोजिशन शिफ्ट कर जाएगा। ऐसे ऐसे करके बल्क कंपोजिशन शिफ्ट करके करते 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 वो आ जाएगा यूटेक्टिक पॉइंट पे। वो किधर आ जाएगा? वो आ जाएगा यूटेक्टिक पॉइंट पे। अभी देखो, यूटेक्टिक पॉइंट सॉलिडस के ऊपर लाई करता है, यूटेक्टिक पॉइंट सॉलिडस के ऊपर लाई करता है। तो मैंने क्या बोला, सॉलिडस के नीचे जब जाएगा तब बस सॉलिड एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यूटेक्टिक पॉइंट पे आके अभी तक से प्योर डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज कर रहा था, प्योर डाइऑक्साइड क्रिस्टलाइज कर रहा था। यूटेक्टिक पॉइंट पे आके, यूटेक्टिक पॉइंट पे आके ये एनोथाइड क्रिस्टलाइज करना भी स्टार्ट कर देगा, एनोथाइड क्रिस्टलाइज करना भी स्टार्ट कर देगा। क्यों करेगा वो इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग बस ये नहीं पकड़ के चलेंगे कि ज्यादा है कम है, इसके ऊपर बेसिस पे नहीं चलते। अभी देखो, इस पॉइंट पे अगर हम एक, इस पॉइंट पे अगर हम एक वो लीवर रूल वाला टाई लाइन ड्रॉ करें, टाई लाइन ड्रॉ करें, टाई लाइन ड्रॉ करें, तो इसको नाम देते ए, इसको बी, इसको सी, इसको नाम देते ए, इसको बी, इसको सी। तो अगर ए सी बी जो है, ए बी एंड सी जो है, सी जो है, सी है बल्क कंपोजिशन, सी है बल्क कंपोजिशन, हाँ कि ना? बल्क कंपोजिशन है कि नहीं? अभी बल्क कंपोजिशन के एक साइड में क्या गिर रहा है? एक साइड में लिक्विडस गिर रहा है, एक साइड में लिक्विडस गिर रहा है। बी मतलब लिक्विडस, तो लिक्विडस, इसको लिक्विड पकड़ के चलते चलो, लिक्विडस। किसका लिक्विडस? डाइऑक्साइड का लिक्विडस। और ए पे क्या गिर रहा है? ए गिर रहा है 100% प्योर डाइऑक्साइड सॉलिड, मतलब प्योर। इस 139 के नीचे ये लाइन तो प्योर डाइऑक्साइड सॉलिड ही रिप्रेजेंट करेगा ना, ये डाइऑक्साइड सॉलिड ही रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि मेल्टिंग टेम्परेचर के नीचे है। तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है सॉलिड, किसका सॉलिड? डाइऑक्साइड का सॉलिड। तो अगर टाई लाइन का दोनों जो एंड मेंबर है दोनों ही डाइऑक्साइड है, एक डाइऑक्साइड का लिक्विड है और एक डाइऑक्साइड का सॉलिड है, तो कभी भी अकॉर्डिंग टू लीवर रूल कभी भी इस पोजीशन पे एनोथाइड क्रिस्टलाइज कर पाएगा? कभी भी इस पोजीशन पे एनोथाइड क्रिस्टलाइज कर पाएगा, हाँ कि ना? किसको समझे, किसको नहीं समझे? अर्चना, नैतिक, प्रकाश, कुल्लू, समझ में आया? कभी भी इस पॉइंट पे हम लोगों को एनोथाइड क्रिस्टलाइज नहीं कर पाएगा। पर यूटेक्टिक पॉइंट को अगर देखो, तो अगर यूटेक्टिक पॉइंट को अगर तुम देखो तो यूटेक्टिक पॉइंट के एक साइड में क्या है? अबे यार, यूटेक्टिक पॉइंट पे एक साइड है डाइऑक्साइड सॉलिड, यूटेक्टिक पॉइंट के एक साइड है एनोथाइड सॉलिड। यहां पे है डाइऑक्साइड सॉलिड, यहां पे है एनोथाइड सॉलिड।
इस पॉइंट पे आके देखो डाइऑक्साइड सॉलिड भी क्रिस्टलाइज करेगा, एनॉक्साइड सॉलिड भी आके क्रिस्टलाइज करेगा, क्योंकि इसके एक साइड में एनॉक्साइड सॉलिड है, एक साइड में डाइऑक्साइड सॉलिड है। समझे कि नहीं समझे? दिस इज द पर्टिकुलर रीजन व्हाई एट यूटेक्टिक पॉइंट बोथ डाइऑक्साइड एंड एनॉक्साइड कोएग्जिस्ट। बोथ डाइऑक्साइड। एक और चीज, अगर तुम इस लाइन को देखो तो उसका एंड पॉइंट क्या है? उसका एंड पॉइंट है यूटेक्टिक पॉइंट है, उसका एंड पॉइंट भी ये यूटेक्टिक पॉइंट है, हाँ कि ना? उसका एंड पॉइंट तो यूटेक्टिक पॉइंट ही है, हाँ कि ना? बोल दो यार। ये जो लिक्विडस लाइन है उसका एंड पॉइंट यूटेक्टिक पॉइंट है, हाँ हाँ ना? अच्छा, तो अगर हो रहा है तो ये यूटेक्टिक पॉइंट एक्चुअली इसके हिसाब से एक मेल्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, इसको हम एक मेल्टिंग पॉइंट ही बोल सकते हैं। तो यह मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है? लिक्विड एंड सॉलिड बोथ कोएग्जिस्ट कर सकता है, तो इस पॉइंट पे लिक्विड भी कोएग्जिस्ट करेगा, इस पॉइंट पे लिक्विड भी कोएग्जिस्ट करेगा। मतलब यहां पे तीन फेज कोएग्जिस्ट करेगा, डाइऑक्साइड सॉलिड, एनॉक्साइड सॉलिड एंड लिक्विड। तीन फेज यहां पे कोएग्जिस्ट करेगा। समझे कि नहीं समझे? बहुत ही। हाँ क्या? उसमें जो लिक्विड होगा उसका कंपोजिशन क्या होगा? एनॉक्साइड या डाइऑक्साइड या मिलकर? नहीं, उस पे जो लिक्विड होगा उस लिक्विड का कंपोजिशन होगा ये यूटिलिटी कंपोजिशन जो है, उस पे जो लिक्विड होगा उसका कंपोजिशन होगा हमेशा कंपोजिशन। हम लोग अगर कंपोजिशन बोले तो हम लोग ये ज्वाइन करके नीचे देख लेंगे कि क्या कंपोजिशन मिल रहा है हमेशा। तो यूटेक्टिक पॉइंट पे यूटेक्टिक कंपोजिशन ही होगा ना, डाइऑक्साइड 50, डाइऑक्साइड 42। समझे कि नहीं समझे? और चुना मतलब भैया उस यूटेक्टिक पॉइंट में डाइऑक्साइड भी क्रिस्टलाइज हो जाएगा और एनॉक्साइड भी हो जाएगा, एनॉक्साइड और भी कुछ लिक्विड भी होगा, कुछ लिक्विड भी रहेगा। और यूटेक्टिक पॉइंट के नीचे ही जब आएंगे पूरा जो लिक्विड बचा है पूरा क्रिस्टलाइज कर जाएगा, पूरा जो लिक्विड बचा है पूरा क्रिस्टलाइज कर जाएगा, और कुछ लिक्विड रहेगा ही नहीं, और कुछ लिक्विड रहेगा ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज भाई। 8:11 हो गया, बहुत 2 घंटे का क्लास हो गया ऑलमोस्ट। समझे कि नहीं समझे? आज यहाँ पे खत्म करे। प्रेरणा नैतिक सर चकरा रहा है क्या? नहीं ठीक है सब। प्रकाश क्या लिख रहा है? नहीं कि खत्म नहीं करना है। प्रकाश खत्म करना है कि नहीं करना है? नहीं करना है। सब लोग वोट डालो, जो वोट में जीतेगा वही होगा। और सब लोग वोट डालो, कमेंट पे लिखो खत्म करना है कि नहीं करना है। मैं पढ़ा सकता हूँ, अभी 2 घंटा पढ़ा सकता हूँ। अच्छा, बीच में ही बोल देता हूँ, जो लोग नया है, हम लोगों का ये क्लासेस है, अगर तुम लोगों को अच्छा लग रहा है नहीं करना है। अर्चना नायक, प्रेरणा नैतिक करना है कि नहीं करना है? तुम लोग तो बोलेगा कि कर दो, कोड़ दाओ दादा, कोड़ दाओ, आज के शेष कोड़ दाओ और पार्ची ना काफी बात बोलो। प्रकाश, मिनोती सब बोल रहे नहीं। प्रेरणा ये एक टू मिनोती लिखा है आज के लिए इतना। मिनोती आज ही हम लोग का फ्री डेमो लास्ट क्लास है, तो तुमको अगर ज्वाइन करना है तो कांटेक्ट कर लेना हम लोगों से। तो मेरा नंबर है 6290311744। अगर किसी भी कोई भी इंटरेस्टेड है तो यू गाइस कैन कॉल मी एंड ज्वाइन। आज के लिए इतना खत्म कर देते हैं, ठीक है ना? जो नए हैं, प्रकाश, विनती, कुल्लू, अगर तुम लोगों को क्लास अच्छा लगा है और तुम लोगों को लगे कि यू वांट टू ज्वाइन, देन यू गाइस कैन ज्वाइन। नहीं और कुछ मतलब? प्रकाश बोलो, क्या बोलो? नहीं और कुछ मतलब? थोड़ा गप्पे मारते, हो तो गया है क्लास। चल प्रेरणा नहीं तेरे कथा ही सुना होलो। अर्चना नेक्स्ट क्लास में होगा बात। नेक्स्ट क्लास रहेगा संडे को ही रहेगा, ठीक है ना? तो प्रॉब्लम नहीं है, बस रिटेन करना है। क्लास नोट जो लेना है वो अच्छे से लेना है,
क्लास नोट ले आए ना सबने, ये कोई बुक पे नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फेज रूल पढ़ेंगे, फेज रूल पढ़ने के बाद फेज कैलकुलेशन करेंगे और प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा पीवाई क्यू करना है क्या प्रेरणा मोहित थोड़ा और सुना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है क्या? हाँ भैया। चलो क्लासिफिकेशन से आएगा, वरना आएगा ज्यादा नहीं, 15 मिनट करेंगे, लंबा क्लास हो गया अच्छा। नहीं लंबा नहीं, 2 घंटे है तो हुआ है। चलो थोड़ा पीवाई क्यू करते हैं। अरे वर्ड फाइल को मैंने बंद कर दिया क्या? अच्छा पीपीटी में था। चलो तुम लोगों के लिए पीवाई क्यू लेके आया हूं मैं, मेनली प्रिडोमिनेंटली इसका तुम्हारा उसका है, क्या बोलते हैं उसको, क्लासिफिकेशन का ही मेन डाला है क्योंकि पिछले क्लास क्लासिफिकेशन का था। तो बताओ पहला क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 क्या होगा? आंसर क्या है? अर्जबार्जाइट और वेरलाइट। श्योर? श्योर है ना एकदम? क्वेश्चन नंबर 19 एकदम। क्वेश्चन नंबर 10 30 सॉरी, ये तो रट्टा मारने का चीज है। क्वेश्चन नंबर 30 हाँ गैब्रो बेसाल्ट श्योर? नहीं एग्जैक्टली उल्टा बोलना है। डायराइट एंडेसाइट और साइनाइड ट्रैफिक। हाँ ठीक ठीक, 19 तो हो गया सॉरी। चलो अच्छा ये टेक्सचर तो मैंने नहीं पढ़ा है, फिर भी जिसको आता है बोलो। हम लोग टेक्सचर जो है ना, हम लोग टेक्सचर अलग से नहीं पढ़ेंगे, सिस्टम यूटिलिटी सिस्टम और एक क्लास लगेगा, उसके अंदर हम लोग टेक्सचर कैसे फॉर्म होता है यूटिलिटी सिस्टम में वो भी देखेंगे। तो ए है आंसर। 21 में क्या होगा? अभी उस साइड मैंने गया नहीं, फिर भी हाँ ডাইঅক্সাইড আচ্ছা। তারপরে জ্যাম 2012 वाला जो क्वेश्चन है, सिलिका अंडरसैचुरेटेड प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। एकदम। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम। क्वेश्चन नंबर 15 बाकी सब चुप क्यों हो बोलो यार। क्वेश्चन नंबर 15 क्लासिफिकेशन का वीडियो मैंने अपलोड करूंगा, नहीं ए तो नहीं है। अच्छा रॉक क्लोरीन पाइरोक्सिन और ओलिविन ए है क्या बोल रहे हो?
एनर्थोसाइट इज ए मोनोमिनरलिक रॉक containing 100% above 90% of plagioclase feldspar। क्या क्वेश्चन क्या बोला है? अच्छा इक्वल हो गए। लार्जोलाइट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25। कैलकुलेशन करके देखो। एल्काली फेल्सपार सोडिक प्लेजियोक्लेस नेफिलिन फोनोलाइट। हाँ ठीक है प्रेरणा किया बेटा, क्या होगा ये? फोनोलाइट, एग्जैक्टली फोनोमाइट नहीं फोनोलाइट। क्वेश्चन नंबर 38। मल्टीपल सिलेक्ट। लैकुलिट्स आर ए एग्जैक्टली ল্যাকোলিথ আর কনভেক্স সাপোর্ট। ল্যাকোলিথ কোনটা? एक सेकंड रुक जाओ। अभी दिखाई दे रहा है ना सबको? अच्छा सॉरी, কোথায় গেল কোশ্চেনটা? कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया क्वेश्चन? लैकोलिथ है कॉन्वेक्स अपवर्ड। कॉन्वेक्स अपवर्ड मीनिंग कि एक सेकंड, कॉन्वेक्स अपवर्ड मीनिंग कि लैकोलिथ ऐसे होता है, कॉन्वेक्स अपवर्ड, लोपोलिथ कॉन्वेक्स डाउनवर्ड्स, राइट। बी लैकोलिथ फॉर्म ऑफ एनी टाइप ऑफ मैग्मा, whereas लोपोलिथ फॉर्म ऑफ बेसाल्टिक मैग्मा ज्यादातर। एग्जैक्टली क्योंकि लैकोलिथ क्या है? कॉन्वेक्स अपवर्ड। तो यहाँ पे फीडर डाई क्या होगा? तो कोई भी टाइप ऑफ मैग्मा से जनरेट करेगा, विस्कोसिटी हाई होगा फिर भी जनरेट करेगा, लोपोलिथ में उस पे नहीं होगा। लैकोलिथ शो लेयर स्ट्रक्चर whereas लोपोलिथ लैक्स एनी। एग्जैक्टली ऑपोजिट है, लोपोलिथ लेयर स्ट्रक्चर दिखाता है, लैकोलिथ नहीं दिखाता है। क्यों लेयर स्ट्रक्चर दिखाता है वो बाद में आते हैं, वो पहले क्लास में पढ़ा दिया। और लैकोलिथ आर स्मॉलर, ये तो इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 60 कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 60 कैसे होगा? एक सेकंड में एक बार स्क्रीन शेयर करके ना टैब शेयर करता हूँ, फिर आसान। स्टॉप प्रेजेंटिंग। दिखाई दे रहा है अभी सबको? क्वेश्चन नंबर 60 कैसे होगा? नेट न्यूमेरिकल असर्टिव टाइप में क्या बोलते हैं उसको? हार्ट्जबर्जाइट एंड फॉस्फेटाइट। हार्ट्जबर्जाइट का फॉर्मूला क्या है? हार्ट्जबर्जाइट contains pure phosphatite and pure enstatite. The molecular ratio is 60:40. The mole percent of MgO in the rock. कैसे करोगे? कैसे करोगे मालूम है किसी को या फिर मैं करूं? क्या प्रकाश, क्या भूल क्या है मैं समझा नहीं, थोड़ा सा गलत हो सकता है मेरा। लैकोलिथ लोपोलिथ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अच्छा चलो इसमें वो उसमें बाद में आते हैं। इसमें देखो क्या बोला है, एक
हार्जबर्जाइड कंटेन्स प्योर फॉस्फेटाइड, ठीक है ना। पहले तो एक ब्लैंक साइड करते हैं, स्लाइड हार्जबर्जाइड प्योर फॉस्फेटाइड एंड एंसेटाइड का कंटेंट करता है, और फॉस्फेटाइड और एंसेटाइड का रेशियो कितना है, फॉस्फेटाइड इज टू एंसेटाइड है हम लोगों का 60:40, 60:40। अभी फॉस्फेटाइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, Mg2SiO4, ठीक है। और तो इसमें मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 2 MgO प्लस SiO2, 1 SiO2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ MgO यहाँ पे कितना होगा, x MgO होगा হচ্ছে कि 1/2 + 1 मतलब 1/3। और एंसिडाइट में क्या होता है, एंसिडाइट में होता है MgO Mg2Si2O6, Mg2Si2O6 मतलब क्या होगा, 2 MgO प्लस 2 SiO2 कितना होगा मोल फ्रैक्शन, 1/2 + 2 माने 1/4, सॉरी 2/2 + 2, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। समझे कि नहीं समझे, यहाँ पे 2 था, ऊपर 2 नीचे 2 + 2, और यहाँ पे 2 था, सॉरी 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 यहाँ पे 2 होगा ना, 2 और यहाँ पे 2, 2/3 और 1/2, 2/3 एंड 1/2। अभी बोला है कि रेशियो जो है वो 60 एंड 40 पे करता है, रेशियो जो है वो 60 एंड 40 पे करता है, मतलब क्या है 60/100 मतलब 60 + 40 देख लो। तो कैसे टोटल हम लोगों को निकलेगा, 60/60 + 40 इंटू ये परसेंटेज, ये हो गया फॉस्फेटाइड का, इंटू 2/3, और इंसेटाइड का 40/60 + 40 इंटू 1/2 जितना होगा, मतलब क्या हो रहा है 60/100 इंटू 2/3, तो ये हो रहा है, ये हो रहा है 5, ये हो रहा है 2, 2/5, और यहाँ पे कितना हो रहा है, ये हो रहा है प्लस 40/100 इंटू हाफ, मैंने 40/100 क्या है तो कितना आएगा, सॉरी 2 इंटू हाफ, 40 2/5, 2/5 प्लस 4/5, ऐसा ही कुछ आ रहा है। तो जो जितना परसेंट था, क्या गलती कर दिया मैंने क्या, हाफ हो रहा है ना, सॉरी 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 1/5, सॉरी 1/5, कैलकुलेशन देख लो, 40/100 इंटू 1/2, 40 0 कट गया, यहाँ पे 2 कट गया, 2 यहाँ पे 5, ताले 1/5, ताले हो गया 3/5, मतलब अराउंड 60% आ रहा है। समझे कि नहीं समझे, एग्जैक्टली प्रकाश, समझे कि नहीं समझे, ओके हाँ भैया। ओके चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, काफी है। नए जो लोग हैं, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन गिव मी अ कॉल, और यू कैन टेक्स्ट मी आल्सो एट द माय नंबर इज 6290311744। अगर क्लास अच्छा लगा और लगा कि कुछ नया चीज हुआ है तो यू गाइस कैन ज्वाइन इफ यू विश। थैंक यू सो मच, चलो बाय। ठीक ठाक लगा क्लास, अर्चना समझा सब, हाँ भैया समझ गई सब। ठीक है, क्लास नोट ले लिया है ना, हाँ। ठीक है चलो टाटा।